Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवम आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत 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 खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको थंबनेल से समझ आया होगा कि क्या करने वाले हम इस सेशन में। जी हाँ, यह जो सेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मास्टर सेशन है, मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो का मतलब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जितना कुछ है सब कुछ बताया जाएगा, वो भी आपको एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मान लीजिए 40 एमसीक्यूज के बराबर या 45, जितने इंपॉर्टेंट है वो बाद में आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आई थिंक मेरे ख्याल से लगभग 40 एमसीक्यूज होंगे। ओके, तो 40 एमसीक्यूज के माध्यम से हम पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि अभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पता होगा ये सारी बातें, और यदि पता होगा तो आप लोग जरूर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। उसके पहले यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। ओके, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, तब आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन या फिर हम जो कुछ करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। उसके पहले एक और छोटी सी सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। वो क्या सूचना है? वो खास बात क्या है कि आप लोगों को बिहू, लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल या फिर जहां जहां जो जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं उसकी बहुत सारी बधाइयां। आप लोग एकदम सूरज की तरह हमेशा चमकते रहिए और सूरज की तरह ऊंचाइयों पर भी जाइए। और जो तिल होता है ना, तिल से तिलकुट बनाया जाता है बहुत जगह पर, तो उसकी भीनी सुगंधों की भांति आपका जीवन पूरी तरह से महकती रहे, ऐसा मेरे भगवान से कामना है। ओके, देखिए, हालांकि हम बहुत जगह अलग अलग नाम से त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्री क्या है? एक है। वैसे भी आपको पता होगा, इन सारी बातों को देखकर मुझे जरूर कुछ पंक्तियां याद आ जाती है। तो आज भी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई है। मैं इस बार गाऊंगा नहीं, बस सिंपल से बता देता हूं क्या पंक्तियां हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा वो पंक्तियों को। क्या? हिंद देश के निवासी सभी जान एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। ठीक है, मतलब हमारा कल्चर अलग अलग हो सकता है, हम त्योहार अलग अलग मना सकते हैं, लेकिन सब एक है। वी ऑल आर वन। ओके, हिंद देश के निवासी सभी जान एक है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हो गई। आप लोगों को आपके क्षेत्र में जो त्योहार मनाया जा रहा है, जिस नाम से मनाया जा रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यह प्रश्न आपको अवश्य पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर उस समय वायसराय हो गया था। जैसा कि इस प्रश्न में ही मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताता चलूंगा। आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। और आपको यह भी पता है कि 1857 के बाद से जितने भी भारत में बनने लगे अंग्रेजों के प्रतिनिधि, उससे हम लोग वायसराय कहते थे। ये तो आपको अवश्य पता होगा। 1858 का जो अधिनियम आया था उससे ही वायसराय बोलना जाने लगा, जो पहले गवर्नर जनरल होते थे उससे। तो यही आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय का जो वायसराय था ये लॉर्ड डफरिन था। यदि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के बारे में आप लोग जानिएगा तो आप लोग जानिए इसका कार्यकाल 4 साल के लिए था, 1884 से 88 तक। ठीक है, और इसी बीच में एक महत्वपूर्ण घटना हो गई कांग्रेस का स्थापना वाला। ठीक है, लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी कांग्रेस। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये शायद लाला लाजपत राय ने बोला था। ओके, अच्छा, एक बात और हम जानेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकाएक 1885 में कोई आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके चले गए? ऐसा नहीं हुआ था। यह भी स्टेप बाय स्टेप कार्य चला था। क्या क्या हुआ था स्टेप बाय स्टेप, आप लोग ये जानिए। हुआ ये कि 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ओके, और यही बाद में आकर 1885 में आकर दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में चेंज हो गया। ओके, तो आपको समझ आया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ये मैंने अभी तक नहीं बताया, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग जितना बात मैं बताया उससे आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन इसकी स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। कब से भारत में वायसराय बना ये भी आपको मैंने बताया।
साथ ही साथ लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको कुछ कुछ बातें जरूर समझ में आई होगी। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ओके, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन में पहले से ही प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे। जो हमारा संविधान है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ही मोस्टली उसकी बातें ली हुई है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। कौन था? ग्लैडस्टोन। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पीसीएस परीक्षा में ये सब जरूर पूछे जाएंगे और रेलवे में तो ऑब्वियसली ये सब पूछे ही जाएंगे क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखता हूं अगले को। अगला है कि किसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपसे बराबर पूछा जाता है कि किसने कहा था कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सुझाव था कि भाई जब स्वतंत्रता मिल ही गई है, इसका गठन क्यों किया गया था कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को स्वतंत्रता मिल सके, हम लोग एकजुट हो सके, इसके लिए। तो भाई स्वतंत्रता मिल गई है तो अब इसको समाप्त कर दो। ये महात्मा गांधी का कथन था। आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा विजिबल होने में, कोई बात नहीं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। महात्मा गांधी लिखा हुआ है। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। ठीक है, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा जो बात मैं उस समय आपको नहीं बताया था। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका था। तो सबसे महत्वपूर्ण हाथ था एओ ह्यूम का। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एओ ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, ये सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ओके, लेकिन पहला अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, आपको समझ आ रहा होगा बातें क्या क्या मैं बता रहा हूँ। कुछ कुछ बातें जो इधर लिखी हुई नहीं है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया 1885 में। एओ ह्यूम गठन कर दिए। लॉर्ड डफरिन उस समय के क्या थे? वाइसराय थे। ये सारी बातें हुई। अब आपसे क्या प्रश्न में पूछा जाता है, इसके बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस हुए इसके बहुत सारे सम्मेलन हुए। ठीक है, और उस सम्मेलन में कुछ कुछ ऐसे बातें हुई, जैसे अभी मान लीजिए भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है या कोई कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई या कोई कम उम्र के राष्ट्रपति बन गए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अभी के समय से। ठीक है, इधर के करेंट अफेयर्स से। तो अब क्या होता है, उस समय से भी ये सारे प्रश्न बनते हैं कि भाई पहला महिला अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, या फिर पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, या फिर पहला विदेशी अध्यक्ष कौन था। ऐसे प्रश्न बनेंगे जो कि हम आगे देखेंगे और ये सारे प्रश्न ही आपसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मैं आपको बताता हूं इनके बारे में। एनी बेसेंट थी। देखिए इस प्रश्न में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये नहीं बोल रहा है आपसे कि इंडियन ही होना चाहिए। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? एनी बेसेंट। कब बनी थी इसकी बातें में भी आपको बताता हूं। 33वां अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का। कहाँ चल रहा था 33वां अधिवेशन कांग्रेस का? कलकत्ता में। तब उसकी अध्यक्षता का कार्यभार किन्हें मिला था? एनी बेसेंट को मिला था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 33वें अधिवेशन जो कि कलकत्ता में जारी था उसमें अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। ओके, इसके जस्ट बाद आपको कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता होगा, इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी। देखिए अब इसमें एक ऐड किया गया है कि भारतीय। ठीक है, एक विशेषण या एडवर्ब आप लोग जो बोल लीजिए, ऐड किया गया है भारतीय। ठीक है, तो भारतीय ऐड किया गया, मतलब कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली? तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि ये किस अधिवेशन में भाग लिए थे या किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी। तो आपको पता होगा कि गांधी जी का अधिवेशन आप लोगों को याद होगा 1924 में जो गांधी जी का अधिवेशन हुआ था, मतलब जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे, ये तो आपको जरूर याद होगा, बेलगांव में जो हुआ था। इसके जस्ट बाद अगला ही अधिवेशन कांग्रेस के 41वें अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था। कब? कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो कि 1925 में और कानपुर में हुआ था। ठीक है, और इसी में महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ओके, कब? 41वें अधिवेशन में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यह थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं 1925 में और कहाँ? कानपुर में। ओके, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला
कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? देखिए, ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इसमें अध्यक्ष के बारे में आपसे ना पूछ रहा है, ये सिर्फ पूछ रहा है कि आपसे कि वो कौन सी ऐसी महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, ये अभी तक पूछा गया, एक दो बार ही पूछा गया है, लेकिन आगे भी आपसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अब वो सारे प्रश्न पॉपुलर हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, आप सब लोगों को ओठ पर याद होगा, तो कुछ कुछ नए प्रश्न आने चाहिए, तो वो इस नया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में इसको याद रखिएगा। ओके, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए इनके बारे में। नहीं पता है तो मैं बताता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में। यदि आप लोग देख रहे होंगे इसका डिस्कशन, किसका एनालिसिस, जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। इधर हाल फिलहाल का जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको मैं बता दूं, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्हें कब बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा सम्मेलन चल रहा था, कब? 1887 में। और कहाँ? मद्रास में। देखिए, ये सब आपको उतना याद नहीं रखना है कब, बस ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप लोग याद रखिए, बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे जब सम्मेलन चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें इनको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब ये तो मुस्लिम थे ही, जब इनको अध्यक्ष बनाया गया तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ने उनमें से कौन थे? देखिए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप लोग इसे ओठ पर रखिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे बराबर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ओके, ये कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में, मतलब बदरुद्दीन तैयब जी के अधिवेशन के जस्ट बाद वाले अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ओके, और वो जो हुआ था सम्मेलन, वो इलाहाबाद में हुआ था, और डेट में बता दूं, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, 1888 में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिए, अब कुछ कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए आएगी, वो कि उस सम्मेलन में जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए, जितने भी इसके वार्षिक अधिवेशन हुए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, अब उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आप वो जानते चलिए। ओके, तो पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, आपको प्रश्न ही बता रहा है, इसमें जनगण मन गाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, ये तो आपको इधर से पता चल ही गया। ये कौन सा अधिवेशन था, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, पता चलूंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। बिशन नारायण धर जो कि कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जिसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। ये कौन वाला अधिवेशन था, कितने नंबर का अधिवेशन था? 27वें नंबर का। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। हाँ, एक मिनट और, जनगण मन किसने गाया है, ये तो आप लोगों को जरूर पता होगा, या किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आप लोगों को जरूर पता होगा। तो आप लोग पहली बार आज का कमेंट करके हमें जवाब दीजिए। ठीक है, पहले ही मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, क्योंकि आप लोग अंत तक तो देखते हो नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अंत में क्या प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए, इधर ही प्रश्न पूछ लिया गया, अब आप लोग कमेंट करके जवाब दे दो। ओके, ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष ने उनमें से कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहमतुल्ला सयानी। कहीं कहीं पर आपको MS सयानी भी दिखता है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, रहमतुल्ला सयानी या MS सयानी इन्हीं का नाम था, और ये ही उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ है, ये तो आपको जरूर पता होगा। एक और प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? किस अधिवेशन में स्वराज जो होता है ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो वाला स्वराज, इसका पहली बार प्रयोग किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता का अधिवेशन। कब? 1906 में। 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, 22वां। कौन अधिवेशन था? 22वां। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी, और इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था।
ठीक है। ये बराबर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वराज की मांग या स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से, वयोवृद्ध नेता, ठीक है, वयोवृद्ध नेता के नाम से हम लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। ओके, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर कहाँ है, अभी पाकिस्तान में, उस समय तो दोनों एक ही थे। तो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और इन्हीं की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद ही जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ तब 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाया गया। ये सारी बातें हुई, बाकी आपको पता होगा। ओके, चलिए, आई होप कि ये सारी बातें आपको जरूर समझ आ रही होगी, और आपको समझ आ रही है तो आपको क्या करना है, बिना कोई झिझक के एक प्यारा सा लाइक कर देना है वीडियो पर। ओके, और जो प्रश्न मैंने आपसे ऊपर पूछा है उसका कमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे। गांधी इरविन का समझौता हुआ था किस अधिवेशन में, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, ऐसे मन नहीं है, आप लोग ही बताओगे कि किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए आप लोग शुरू हो जाइए कमेंट करके, तब तक मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, अगले प्रश्न को देखता हूँ। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। बनारस अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अध्यक्ष के बारे में ही पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो भी अध्यक्ष बने थे वो सिर्फ एक ही बार उसके अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन चल रहा था, जिसे हम लोग बनारस अधिवेशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि बनारस में ये अधिवेशन हो रहा था, और इसके अध्यक्ष थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई। उदारवादियों और उग्रवादियों आप लोग नहीं समझते, तो ये प्रश्न इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया, गर्म दल और नरम दल। या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का हर एक वर्ष की तरह अधिवेशन चल रहा था सूरत में, कब, 1907 ईस्वी में। इधर लिखा हुआ ये सूरत के अधिवेशन में, जो कि 1907 ईस्वी में चल रहा था, और ये कांग्रेस का 23 नंबर का अधिवेशन था। इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग एक बार बस ऐसे ही आप लोग देख लीजिए आग से। 23वां अधिवेशन चल रहा था 1907 में सूरत में, और इसी में कांग्रेस दो भागों में टूट गया, एक गर्म दल और एक नरम दल, ठीक है। तो अभी तक 1885 से 1907 तक का जो आया चरण, अभी तक कांग्रेस एक था, टूटा उटा नहीं था। तो इसे हम लोग उदारवादी चरण बोलते हैं भारतीय इतिहास में। ओके, उसका प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा, उसके बारे में बाद में डिटेल से बातें करेंगे। फिलहाल जो प्रश्न है उसको देखिए कि गर्म दल और नरम दल, उदारवादियों मतलब नरम दल और उग्रवादियों मतलब गर्म दल, किस में विभाजन हुआ, किस अधिवेशन के बाद, तो सूरत अधिवेशन 1907 में। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, और जब इसमें बहुत बड़ा घटना हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसमें जो विभाजन हुआ 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मतलब जिसमें नरम दल और गर्म दल बन गया, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई। ये प्रश्न तो हालांकि कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपसे फिर भी पूछा जाएगा, क्योंकि उसके पास प्रश्न है कहाँ, तो आरबी घोष। आरबी घोष समझते हो, रास बिहारी घोष। कौन, रास बिहारी घोष, ठीक है। और 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता इन्हीं को सौंपी गई थी, रास बिहारी घोष को। ओके, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, कब संपन्न हुआ था या कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये बेलगांव में संपन्न हुआ था। कहाँ, बेलगांव में। बेलगांव कहाँ, ये भी आपसे शायद पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में गांधी जी अध्यक्ष बने थे और इनके द्वारा संबोधित भी किया गया था सभा को। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि 1924 में जो ये घटा, कांग्रेस का बेलगांव में जो सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई, ये कौन सा सम्मेलन था, कितने नंबर का था, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जब मैं आपको सरोजनी नायडू के बारे में बता रहा था तब मैंने इसका जिक्र किया था, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा फिर से कि 40वां सेशन चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है। और इसी में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, जो कि बेलगांव में हुआ था, और बेलगांव कर्नाटक में है। ओके, चलिए। और इसके जस्ट बाद वाला में हमारी भारतीय महिला थी, पहली अध्यक्ष बनी थी। ओके, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, उस समय जो इसका सेशन चलता था, ये लोग मान लिए थे कि ये हमारी अपनी है, ठीक है, हमको अब कुछ करना है तो हमको इसमें अपना बात पारित करवाना पड़ेगा, ठीक है, तब हम कुछ कर सकते हैं। तो भाई मान लीजिए महात्मा गांधी को कोई आंदोलन करवाना हुआ, सहयोग आंदोलन, तो वो पहले पारित करवाना पड़ता था राष्ट्रीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एम क्या था? हमें स्वतंत्रता लेना, चाहे जिस तरह से ले सके। तो बिना उसकी मंजूरी के कुछ हो नहीं रहा था। तो यही आपसे प्रश्न पूछ दिया, यह सहयोग आंदोलन का जो पारित हुआ, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत ही पॉपुलर था, और अभी जो 2020 मनहूस साल बीत कर गया, इसमें इसके 100 साल पूरे हुए थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, और जब असहयोग आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो इसके बारे में भी जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था, क्योंकि पूछता ही नहीं है। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, नागपुर अधिवेशन था और इसी में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये भी सबसे ज़्यादा समय तक भी यही अध्यक्ष रहे। मतलब मैं आगे आने वाले प्रश्नों में समझाऊंगा। ओके, तो फिलहाल जो प्रश्न है उस पर आप लोग कंसंट्रेट कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, चलिए एक और प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ठीक है, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तब। कुछ दिनों के बाद जेबी कृपलानी साहब जो थे क्या किए? इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद फिर से राजेंद्र प्रसाद बन गए। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पूछेगा तो जेबी कृपलानी, और उसके कुछ दिनों बाद फिर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूजन नहीं होना है आपके दिमाग को। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीएससी तक में ये प्रश्न पूछा गया है, और आपके एग्जाम, कौन बड़ा बात है, आपके एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके। तो लाला लाजपत राय बने हैं, एनी बेसेंट ये भी बने हैं, मोतीलाल नेहरू ये भी बने हैं, आपको पता होगा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ये हमेशा गर्म मिजाज के थे, गर्म दल के थे, तो ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पता है इनका क्या कहना था? मैं बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे। इन्होंने बोला था, बहुत ही ऐसा बात बोल दिया था कि मुझे बताने में भी मजा आ रहा है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोले थे कि भाई यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इनका कहने का मतलब था कि आप लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहिए ब्रिटिश के खिलाफ, ये नहीं कि बस साल भर में एक बार दिसंबर के महीने के लास्ट सप्ताह में 2-3 दिन हम लोग सम्मेलन कर लिए, उससे हमें कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये बोले थे। और आपसे ये प्रश्न पूछता भी है कि किन्होंने ऐसी बात बोली थी कांग्रेस के खिलाफ कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो किन्होंने बोले था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और ये हमेशा गर्म मिजाज के थे, इसी कारण ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने जा सके, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित ये दूसरा प्रश्न था, और लगातार दूसरा प्रश्न है, और ये इनका जो नारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पूछा जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ये किनका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है, और इन्होंने इसका अभिव्यक्ति पहली बार कब की थी? लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये लखनऊ अधिवेशन कौन सा नंबर का अधिवेशन था अब मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, ये मैं भले आपसे बता सकता हूँ कि ये जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जो जयपुर में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, वो
कौन बने थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद के बाद ये बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी थे, उसके थोड़े दिन बाद राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद में फिर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया बने थे। ओके, और वो जो स्वतंत्रता प्राप्ति का जो पहला सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, वो जयपुर में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से लास्ट ही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि 1948 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1885 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? होना था बम्बई में, लेकिन हुआ होना था पूना में, लेकिन हुआ बम्बई में। वो क्या हुआ आगे प्रश्न है, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन थे उसमें मात्र 72 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ये सारे प्रश्न जो है ना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ इस प्रश्न से पहले, नहीं चलो मैं इस प्रश्न को ही बताता हूँ। तो त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, ठीक है, इसमें गांधी जी खड़ा किए थे किसको? पट्टाभी सीतारमैया को, कि भाई पट्टाभी सीतारमैया बनेंगे अध्यक्ष। तब सुभाष चंद्र बोस बोले नहीं, आप लोगों से कुछ हो नहीं रहा है, हम अध्यक्ष बनते हैं। तो हुआ ये कि पहली बार गांधी जी को सामने कोई कड़ा मुकाबला मिला। ठीक है, ऐसे गांधी जी की बात हमेशा सुनी जाती थी, गांधी जी का सर्वोसर्वा था, लेकिन इसमें जब गांधी जी के विपक्ष में, पट्टाभी सीतारमैया के विपक्ष में सुभाष चंद्र बोस खड़ा हो गए, तो आप यकीन ना मानिएगा, वोटिंग हुआ ना तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष पद मिला। ठीक है, हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, ये अलग बात है, लेकिन गांधी जी से मुकाबला किया सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि ये गांधी जी के ही प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारमैया, और पहली बार आई थिंक गांधी जी को हार मिली थी किसी से। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक और मैं आपको बताऊंगा, हाँ इस प्रश्न का आपको याद रखना है क्या, कि ये कौन सा अधिवेशन था, किस नंबर का अधिवेशन था? तो ये 53वें नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? यह प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और उसके बाद में 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, ठीक है, और उसी में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस विभाजन के पीछे किसका हाथ था? स्वदेशी आंदोलन का हाथ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 का अधिवेशन था वो गांव में संपन्न हुआ था। कौन गांव में? फैजपुर गांव में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लोग ये बता सकते हो कमेंट करके, ये आपका तीसरा प्रश्न आज का रहेगा कि फैजपुर कहाँ है, कहाँ स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने की थी, या ये किसका कथन था? ये आपसे बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये दुर्जन वाला दुष्ट कथन किसका हो सकता है? कर्जन का। किसका? कर्जन का। बंगाल विभाजन में भी ये दुर्जन वाला काम किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और दुर्जन जैसी बात कौन कर रहा है? लॉर्ड कर्जन। तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हो इनका कथन जो बहुत दुर्जन देता था। ठीक है, क्या था कथन? कि कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं इसकी सहायता करूं। ओके, तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। ओके, चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसमें किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज की घोषणा, लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन 1937। अभी आप लोगों ने इसके बारे में जाना, यह गांव में हुआ, ऐसा पहला अधिवेशन था। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ। कब? 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। तो अब ये सवाल आता है कि भाई इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, तीसरा अधिवेशन प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी और चौथा अधिवेशन इंग्लिश अधिकारी।
ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, लगातार आप लोग ध्यान रखिएगा। 1885, 86, 87, 88 ये हो गया चारों वर्ष। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो ये अबुल कलाम आजाद। ये कैसे रहे? हुआ ये कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1940 में, 39 मैंने बोल दिया, गलत हो गया। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन हुआ और इसके बाद जो 55वां अधिवेशन हुआ ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो डायरेक्ट जाके 1946 में हुआ। ठीक है, तो इन 2 सालों के बीच 6 साल का गैप था, तो इसलिए 6 वर्ष तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का श्रेय अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न हालांकि हो चुका है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो मैंने आपको बताया कि स्वराज को मांग सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, और कब की थी, किस अधिवेशन में की थी, इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? 1885 से लेकर 1905 मतलब कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ उस तक के समय को उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसे उदारवादी चरण कहा जाता है। कब से कब तक? कांग्रेस की स्थापना से लेकर वो जो स्वदेशी आंदोलन था उसके शुरुआत तक। ओके, 1885 से 1905 तक का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस का पहला अधिवेशन यही हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो कि बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में, बम्बई मुंबई में है। ठीक है, और इसके अधिवेशन पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। ये तो अब आपको याद ही हो चुका होगा 100%, मुझे विश्वास है। ठीक है, इसी बात पर आप लोग एक लाइक कर दीजिए और जितने भी प्रश्न पूछेंगे उसमें तो कम से कम एक प्रश्न का आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, उनका नाम क्या था भाई? A.O. ह्यूम। उनका कभी कभी पूरा नाम भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? तो A.O. ह्यूम का पूरा नाम है, आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताता हूँ, आप ही लोग बताओ। चलो आप ही लोग बताओ कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये शायद रिपीटेड प्रश्न है, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि ये पहला बार बने थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह, ये प्रश्न भी हो चुका है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था और इनके इन्हीं सब विचारों के कारण ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। देखिए मैं कुछ और लोगों का कथन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसमें पहला मैं बताऊंगा वंदे मातरम के जो रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। किन्होंने बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, अब दूसरे कथन की ओर हम लोग चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ये एक और बात बताई थी। क्या इन्होंने कहा था? कांग्रेस के अधिवेशन को ये चापलूसी का सम्मेलन कहा करते थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और लाला लाजपत राय भी कुछ बोले थे इसके बारे में। क्या बोले थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो ये सारे लोग कुछ कुछ बातें ऐसे ऐसी बोलकर चले गए जो आपके एग्जाम्स में बराबर आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी लाला लाजपत राय लॉर्ड डफरिन के दिमाग के ऊपर जो ये बात भी बोले थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हम आज के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, ये आपसे पूछा गया है। तो आई होप कि आपको ये बातें पता होगी, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। कराची अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, और कराची कहाँ है? पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो हम लोग एक ही थे। और हाँ, एक बात और, कराची अधिवेशन का प्रश्न मैं बनाना छूट गया, यहीं पर आप लोग समझ लो कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये भी आपसे बराबर पूछा जाता है।
ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसकी अध्यक्षता? कराची अधिवेशन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मैं देना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं बता दिया आप लोगों को प्रश्न को कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। और ये कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था और इसी में गांधी जी ने बताया था कि भाई गांधी तो मर सकते हैं, हर एक आदमी मरेगा तो गांधी भी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, ठीक है, जो कि अभी तक कायम ही है पूरे देश में। ओके, तो ये था दोस्तों गांधी जी नहीं, कांग्रेस के बारे में सब कुछ, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में सब कुछ। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।